नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 में नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास, यानी प्रीफिक्स, सफिक्स एंड कंपाउंड। आपको मैं पहले जानकारी दे दूं कि प्रथम सत्र में हम केवल उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे और समास का जो कार्य है हम द्वितीय सत्र में यानी सेकंड टर्म में करेंगे। तो चलिए उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानते हैं। उपसर्ग यानी प्रीफिक्स कैसे होते हैं, उदाहरण से हम पढ़ते हैं। ये दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। अजय ने मन में विचार कर निश्चय किया कि वह अपशब्द और अनादर सहन नहीं करेगा। उसने पराजय का भय छोड़ दिया और निश्चय कर अपने पराधीन साथियों को छुड़ाने के लिए निकल पड़ा। उपर्युक्त गद्यांश में रंगीन छपे शब्दों का निर्माण शब्दों व शब्दांशों के मेल से किया गया है। अब ये जो रंगीन शब्द हैं, अनादर, अपशब्द, पराधीन, निश्चय, विचार, अजय, पराजय, तो ये सारे जो शब्द हैं ये शब्दों और शब्दांशों से बने हैं। शब्द क्या होते हैं? जो मूल शब्द होते हैं। जैसे विचार शब्द में मूल शब्द है चार, जिसका कोई अर्थ है। मूल शब्द वो होता है जिसके टुकड़े कर दिए जाएं तो कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते। और जो पूरा मूल शब्द होता है उसका कोई ना कोई अर्थ होता है। और जो जैसे वी शब्द है, जो चार में जोड़कर नया शब्द बनाया गया है विचार, ये वी शब्द जो है किसी शब्द का अंश है, हिस्सा है, टुकड़ा है, जो हमने मूल शब्द से पहले जोड़ा है। तो ये वी प्लस चार यानी वी धन चार मिलकर बन गया विचार। तो इस तरह शब्द और शब्दांशों के जोड़ से ये सारे शब्द बने हैं। निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द छांट कर लिखिए। अब ये सारे शब्द यहाँ लिखे गए हैं, अजय, निश्चय, अनादर, पराधीन। अब आप ये देखिए, इसमें मूल शब्द मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। इसमें हमने अ हटा दिया तो ये जय जो बचा ये मूल शब्द है। जय का अर्थ होता है जीत। ऐसे ही चय जो है मूल शब्द है, जिसमें से निस हटा दिया गया है, स के नीचे हलंत है। ऐसे ही अनादर में आदर जो मूल शब्द है और अन उसके साथ उपसर्ग लगा हुआ था जो हटा दिया गया है। अधीन मूल शब्द है और पर जो उसके साथ शब्दांश था, उपसर्ग था, उसे हटा दिया गया है। तो इस तरह ये मूल शब्द हैं और ये जो हैं उपसर्ग हैं, जो पूरे शब्द ना होकर शब्दों के टुकड़े हैं, शब्दों के हिस्से हैं, अंश हैं। ऐसे ही विचार, जैसे मैंने ऊपर आपको बता दिया। अब शब्द में शब्दांश अप जो है उपसर्ग के तौर पर लगा हुआ है और शब्द इसमें मूल शब्द है। पराजय में जय मूल शब्द है और परा जो है उसका उपसर्ग यानी शब्दांश है। तो किस शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं और किसको प्रत्यय कहते हैं? प्रत्यय और उपसर्ग दोनों ही शब्दांश होते हैं, पूरा शब्द नहीं होते, शब्दों के टुकड़े होते हैं। इनके अपने अर्थ तो होते हैं, लेकिन ये किसी शब्द के साथ ही प्रयोग किए जा सकते हैं, स्वतंत्र रूप में नहीं। अब आप यहाँ से पढ़ते हैं। इन शब्दों को पढ़ने के बाद निम्नलिखित तथ्यों का पता चलता है। तथ्य यानी बातों का पता चलता है। कौन से? पहली बात, शब्दों का निर्माण उसके आरंभ में शब्दांशों का प्रयोग करके किया गया है। ये जो नए शब्द बने हैं, विचार, पराजय, अपशब्द, इनका निर्माण जो है शब्दों के आरंभ में यानी शब्दों के पूर्व में नए शब्दांशों का प्रयोग किया गया है, तो नए शब्द बने हैं। शब्दांत जुड़ने पर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे चार का शब्द होता है चार की संख्या, और विचार यानी थॉट्स, तो शब्द का अर्थ बदल गया नया शब्द बनने से। तीसरी बात है, एक शब्दांश के प्रयोग से कई शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे हमने अ शब्दांश लगाया, धर्म से पहले लगा दिया तो वो बन गया धर्म, नीति से पहले लगा दिया वो बन गया अनीति, नाथ से पहले लगा दिया तो वो बन गया अनाथ। ऐसे ही ज्ञान से पहले लगा दिया तो वो बन गया अज्ञान। अब यहाँ अगर हम देखें तो धर्म का अर्थ क्या होता है और अधर्म का नया शब्द बना, उसका तो अर्थ ही बदल गया। नीति होता है नियम, तो अनीति जो बात नियम के विरुद्ध हो, ये उसके उल्टी बात हो गई। नाथ होता है जिसका स्वामी, नाथ कहते हैं स्वामी को, जिसका कोई स्वामी हो। अनाथ जिसका कोई स्वामी नहीं है। ज्ञान यानी आपको नॉलेज है और अज्ञान आपको नॉलेज नहीं है। तो ये सारे शब्दांश लगने से इन शब्दों के अर्थ बदल गए और इनके नए अर्थ बन गए। शब्द भी नए बन गए, नीति से अनीति, नाथ से अनाथ, शब्द भी नए बन गए और इनके अर्थ भी बदल गए।
अगला पढ़ते हैं, इन शब्दांशों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि खाली अ का तो कोई अर्थ ही नहीं होता, इसका हम प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन किसी मूल शब्द के साथ जुड़कर इनका प्रयोग होता है। ये शब्दों के आरंभ में जोड़े जाते हैं। तो अभी हम यहाँ सिर्फ उपसर्ग की बात कर रहे हैं। इस प्रकार उपसर्ग की परिभाषा क्या हुई? जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर, हम पहले या बाद नहीं लिखेंगे, ठीक है, पहले या बाद में, आगे या पीछे ये शब्द प्रयोग नहीं करेंगे, आरंभ और अंत शब्द का प्रयोग करेंगे। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, वह उपसर्ग कहलाते हैं। तो आपको ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। फिर से पढ़ते हैं, वह शब्दांश जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। अब उपसर्ग कितने तरह के होते हैं? हिंदी भाषा में हम 5 तरह के उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, फिर है उर्दू और फारसी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। अव्यय शब्द वो होते हैं जो लिंग वचन बदलने के अनुसार वाक्य में शब्द सेम रहते हैं, बदलते नहीं हैं। यहाँ पे आप देखिए संस्कृत के उपसर्ग कौन से हुए? अति, अन, अनु, अप, अव, अभि, आ, उत, उप। तो इनसे नए शब्द, जैसे अ के शब्द हमने पढ़ लिए थे, अब अति के शब्द पढ़ते हैं, अत्याचार, अत्यधिक, अतिरिक्त, अत्यंत। ऐसे ही अन्न, इसका अर्थ है लेकिन स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं होते। अन्न मतलब बिना, नहीं। अनर्थ, अनादर, अनशन, अनाचार। ऐसे ही अनु, अनु यानी पीछे चलने वाला, अनुचर, अनुकूल, अनुसार, अनुमान। इस तरह ये सारे शब्द आपने पढ़ने हैं। हम आपको परीक्षा में जो अभ्यास कार्य में शब्द हैं उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे और ये शब्द आप स्वयं से पढ़ लेंगे। ये संस्कृत के उपसर्ग हैं, ये सारे दे रखे हैं, आप देखिए। दूर, दुम, नी, निर, निस, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, स, सु। तो इससे ये नए शब्दों का निर्माण हुआ है। जैसे सु से सुपात्र, सुपुत्र, सुगम, सुयोग। दूसरे आ जाते हैं हिंदी के उपसर्ग। अ, अन, अध, उन, ओ, क, कु, स, सु, दु, नी, भर, चौ, पर, बिन। ठीक है। अब जैसे हम ये शब्द लेते हैं ओ, तो ओ से शब्द बन गया औघट, औगुन, औढर। ऐसे ही उन या उन, न, आधा, आधे न से बना 19 और पूरे न से बना 29, 49, 59। ऐसे ही अगर हम चौ शब्द लेते हैं, ये शब्दांश लेते हैं, इसका उपसर्ग प्रयोग करते हैं, तो चौपाया, चौमासा, चौरासा। भर से बन गया भरपूर, भरमार, भरपाई, भरसक। तो इस तरह हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। इसके बाद आ गया उर्दू व फारसी के उपसर्ग। ब, बद, बा, बे, कम, खुश, गैर, दर, हर, हम, ला, ना, सर। ये सारे उर्दू के उपसर्ग हैं। इनसे नए शब्द बनाएंगे। जैसे कम से नया शब्द बना कमक्ल, कमजोर, कम बख्त, कम उम्र। ऐसे ही हम से नया, हम उपसर्ग लगा के नया शब्द बना हमदम, हमराज, हम शक्ल, हम दर्द। हर उपसर्ग लगा के नए शब्द बने हर वक्त, हर एक, हर तरफ, हर रोज। अब आप ये देखिए, ये उपसर्ग के बाद ये जो मूल शब्द है वक्त, एक, तरफ, रोज, इनका अपना अर्थ है, लेकिन हर लगने से उसका अर्थ बदल गया। ठीक है ना। वक्त मैंने समय, हर वक्त मैंने हर समय। एक मतलब एक की संख्या, हर एक मतलब यानी प्रत्येक व्यक्ति। ठीक है ना। तरफ यानी और हर तरफ मैंने चारों ओर। तो जब उपसर्ग लगता है तो शब्द भी नया बनता है और उसका अर्थ भी बदल जाता है, नया शब्द बन जाता है। आगे जैसे ना, अब देखिए इसमें मूल शब्द है लायक, उपसर्ग बना ना, ना लायक जो समझदार नहीं है। लायक होता है समझदार, और ना लायक जो समझदार ना हो। दान देना यानी किसी को कोई चीज़ दान में देनी, और यहाँ नादान का अर्थ बन गया ना समझ। ठीक है। इस तरह शब्दों का मूल रूप में परिवर्तन होकर उसके अर्थों में परिवर्तन हो जाता है। उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय ये देखिए, अंतः, अंतर, अधः, तिरस, पुनर, चिर, पुरा, पुरस, सह। ये सारे जो शब्द हैं इससे बनने वाले शब्द भी देखिए, अधःपतन, अधोगति। तिरस्कार, तिरह से बना तिरस्कार, तिरस्कृत, तिरोहित। पुनर से बना, ये देखिए पुनर शब्द है, ये र आधा है तो रेफ र में बदल जाएगा। पुनर्मिलन, पुनर्जन्म, पुनर्वृत्ति, पुनर्विवाह। इस तरह
संस्कृत के अवयवों से उपसर्ग के रूप में अवयव जब प्रयोग किए जाते हैं तो नया शब्द बन जाता है। उसके बाद आ जाइए अंग्रेजी। अंग्रेजी के बहुत से शब्द हम हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग करते हैं, जैसे सब है। यहाँ सब सारे के सारे नहीं, सब मतलब छोटा, नीचे, अधीन काम करने वाला, जैसे सब जज, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी। असिस्टेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है हिंदी में, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट टीचर, ठीक है। उसके बाद ये आ गया वाइस। वाइस में वाइस कैप्टन, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद ये आ गया जनरल। जनरल यानी प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ शब्द होता है प्रधान यानी चीफ कमिश्नर, चीफ मिनिस्टर। हेड शब्द का प्रयोग किया जाता है, इनका मतलब प्रधान और मुख्य ही होता है। हेड कांस्टेबल, हेड मास्टर, हेड क्लर्क। तो ऐसे इंग्लिश के भी कुछ शब्द हैं जो उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और मूल शब्दों से पहले लगकर, आरंभ में लगकर नया शब्द बनाते हैं जिसका नया अर्थ होता है। तो ये थे उपसर्ग। तो ये उपसर्ग की हमने पुस्तक कार्य में नंबर 1 की एक्सरसाइज करनी है जो मैंने आपको पिक्चर में भेज दी है, और नंबर 2 की। यहाँ ध्यान रखें कि ये शब्द मैंने कट किए हैं। ये चाल का बना कुचाल, जोर का बना कमजोर, गुण में हमने अव लगा के नया शब्द बनाया गुण, जन्म में आ लगा के नया शब्द बनाया आजन्म। अब हम प्रत्यय के बारे में पढ़ते हैं। अब प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं, लेकिन उपसर्ग की तरह वह मूल शब्द के आरंभ में नहीं जुड़ते, अंत में जुड़ते हैं। अब ये देखिए, एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, इसके बारे में एक पैरा लिखा गया है। एक विदेशी यात्री घूमता घूमता एक पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचा। उसे बहुत थकावट हो रही थी और वह भूखा प्यासा भी था। वहां के मुखिया ने उसे भोजन करवाया। यात्री ने मुखिया की भलाई की प्रशंसा की। अब इनमें उपर्युक्त गद्यांश में रंगीन शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। विदेशी, भूखा प्यासा, पहाड़ी, थकावट, मुखिया, भलाई। इनसे ये पता चलता है कि सभी शब्दों में भिन्न भिन्न शब्दांश जोड़कर इनका निर्माण किया गया है। इन शब्दांशों को पहचानने के लिए दिए गए स्थान पर लिखें। तो ये देखिए, मैंने मूल शब्द और प्रत्यय अलग कर दिए। जैसे ये विदेशी शब्द है तो विदेश प्लस ई, हम इसको प्लस को बोलेंगे धन। विदेश धन ई, तो ये बना विदेशी, इसमें ई की आवाज लग जाएगी। पहाड़ी शब्द का हमने विच्छेद किया, हमने प्रत्यय अलग कर दिया मूल शब्द से, तो मूल शब्द है पहाड़ प्लस ई, तो ये बन गया पहाड़ी, ठीक है। उसके बाद मुखिया शब्द को हमने ऐसे लिखा, मुख प्लस इया। थकावट को लिखा थक प्लस आवट। भलाई को लिखा भला प्लस ई। भूखा को लिखा भूख प्लस आ। प्यासा को लिखा प्यास धन आ। तो इस तरह हमने मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर थकावट, मुखिया, भलाई, पहाड़ी, विदेशी, भूखा, प्यासा, इन शब्दों का निर्माण किया। अब पढ़ते हैं। अनेक ऐसे शब्द हैं जो अलग अलग शब्दांश जोड़कर बनाए जाते हैं जिनमें इनके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, जो इस प्रकार है। तो इसकी परिभाषा हम पढ़ते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। जो उपसर्ग थे वो मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर नया शब्द बना रहे थे, और जो प्रत्यय वो शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। इनमें विशेष क्या है? प्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता तथा परिवर्तन लाते हैं। ये शब्दांश होते हैं, यानी शब्दों के अंश होते हैं, पूरे शब्द नहीं होते, इसलिए इनका स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। अब हम समझते हैं कि प्रत्यय के कितने भेद हैं। तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या होते हैं? जो क्रिया के धातु रूप में प्रत्यय जोड़कर शब्द बनती है। जैसे लड़, लड़ना क्रिया का धातु रूप है लड़, उसमें हमने प्रत्यय जोड़ा आई, तो ये शब्द बन गया लड़ाई। ऐसे ही हंस जो है वो क्रिया का धातु रूप है, हंसना क्रिया का धातु रूप है हंस, और उसमें बड़ी ई प्रत्यय जोड़ा तो वो बन गया हंसी, क्योंकि स्वर जो होता है वो मात्रा के रूप में लग जाता है।
तो कृत प्रत्यय का क्या परिभाषा हुई? वे प्रत्यय जो धातुओं के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। धातु यानी क्रिया के धातु रूपों के अंत में। और कृत प्रत्ययों के योग से यानी मेल से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। जो नया शब्द बनता है ना, जैसे लड़ाई, हंसी, इसको हम कृदंत कहेंगे। दूसरा रूप है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वह होते हैं वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव आदि के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं। यानी क्रिया शब्द में प्रत्यय जोड़कर जो शब्द बने वो कृत प्रत्यय, और उसके अलावा कोई भी शब्द है, चाहे वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव कुछ भी है, अगर उसमें प्रत्यय लगकर नया शब्द बनता है तो उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो ये देखिए, जैसे मानव, मानव है संज्ञा, ता इसमें प्रत्यय जोड़ा गया तो ये नया शब्द बना मानवता। लघु जो है विशेषण है, इसमें प्रत्यय ता जोड़ा गया तो बन गया लघुता। ठीक है। तद्धित प्रत्ययों के योग से बने शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। तद्धितांत। तो हमने अपने अध्याय में केवल यहाँ तक पढ़ना है। आगे ये जो प्रकार हैं तद्धित प्रत्यय के, ये हमने नहीं पढ़ने, प्रकार इसके भी नहीं पढ़ने और हमने उपसर्ग के भी नहीं पढ़ने। तो हमारा केवल यहीं तक है। इससे संबंधित प्रश्न मैंने आपको लिखित रूप में भेज दिए हैं, जिन्हें आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग कुछ शब्द देख रहे हैं जो प्रत्यय लगाकर बने हैं। इसको देखते हैं। जैसे मूल शब्द है सुख, दुख, शास्त्र, तेल। अगर इसमें हमने ई जोड़ दिया तो सुख का बन गया सुखी, दुख का दुखी, शास्त्र का शास्त्री, तेल का तेली। ऐसे ही सोना और लोहा शब्द में हमने आर जोड़ा तो ये बन गया सुनार, लुहार। रसोई, दुख और मुख में हमने इया जोड़ दिया तो ये बन गया रसोईया, दुखिया, मुखिया। ऐसे ही सांप, चित, अंधा में हमने एरा शब्द जोड़ा तो ये बन गया संपेरा, चिंतेरा, अंधेरा। ठीक है ना। तो इस तरह प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाए जा रहे हैं, जिन्हें आप स्वयं पढ़ लेंगे। और ये जो शब्द दिए गए हैं, इनमें से ही कुछ शब्दों को चयनित करके ये आपके पुस्तक अभ्यास कार्य में करवाया गया है। जैसे देखिए, ये छलावा में मूल शब्द कौन सा है? छल, और उसमें प्रत्यय कौन सा है? आवा। ऐसे ही अनुकूल है और उसमें ता लगा के अनुकूलता बना है। झगड़ में आलू लगा के झगड़ालू बना है। कुशल में ता लगा के कुशलता बना है। तो ये है हमारे मूल शब्द जिनका कोई अर्थ है, और ये है हमारे प्रत्यय। ऐसे हमने ये शब्द भी बनाए हैं। तैर प्लस आक, तैराक। मीठा प्लस आस, मिठास। उड़ प्लस आन, उड़ान। बदनाम प्लस ई, बदनामी। ऐसे ही हमने एक्सरसाइज नंबर 4 की है और एक्सरसाइज नंबर 5 की है, जो आपको लिखकर भेज दी गई है। यहाँ पे ये एक्सरसाइज में सम पाएगा, समपेरा। ठीक है। तो सांप प्लस एरा, समपेरा। तो ये हमने सारे प्रश्न आपके सॉल्व करके भेजे हैं, तो इन्हें आप अपनी पुस्तक में ज़रूर लिख लीजिएगा। और उसके लिए, परीक्षा के लिए तैयारी इन्हीं एक्सरसाइजेज में से करिएगा, उपसर्ग वाली एक्सरसाइजेज भी और प्रत्यय वाली भी। तो आज का हम चैप्टर जो अध्याय है यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। धन्यवाद।